अगेन हम हेयर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और हम पढ़ने वाले थे आयरन आयरन कार्बन डायग्राम, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई मेरे साथ ही रहिएगा और कहीं खो मत जाइएगा इस दौड़ में जो हम अभी लगाने वाले हैं, क्योंकि जो आपको पता है दौड़ लगाने में साथ दोनों का चाहिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, और हम स्टार्ट करते हैं कि आयरन आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका पहला उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मोटिव टू रीड आयरन आयरन कार्बन डायग्राम। क्योंकि अगर हमें मोटिव नहीं पता तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि अगर हमें जीने का मोटिव नहीं पता तो जीना भी बेकार है। तो आयरन आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ रहे हैं हम ये जानने के लिए कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कार्बन ऑन द बिहेवियर ऑफ आयरन। कई कार्बन का हम क्या क्या परसेंटेज चेंज करते हैं, कितना 1% डाले कार्बन तो आयरन के बिहेवियर पे क्या चेंज होगा, 2% डाले कार्बन तो आयरन के बिहेवियर पे क्या चेंज होगा, तो आयरन के बिहेवियर पे क्या चेंज होगा और ऑन changing the weight percentage of carbon. That's what's the all about आयरन आयरन कार्बन डायग्राम। तो मैं डायग्राम साथ साथ बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ अगर बना सकते हैं तो बनाइए अपने कॉपी में, क्योंकि प्रैक्टिस में एवरीवनस परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, एंड इफ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट इट दैट्स ओके, बट इफ यू डोंट नो इट्स आल्सो ओके, बिकॉज आई एम आल्सो मेकिंग इट फ्रॉम लुकिंग it from somewhere. So I am going to change the color of the pen. You may write like रेड। सो वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा दोनों तरफ टेम्परेचर होता है, दोनों तरफ टेम्परेचर होता है जो कि डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड इट गॉट टेम्परेचर। ऑन एक्स एक्सिस टेल मी व्हाट इट इज परसेंटेज ऑफ weight percentage of carbon, because it is iron iron carbon diagram again. So here it has got the temperature start from 0.008, a little bit away from here. Oh sorry, here a little bit away from here. Okay, start. I am going to start from here up to here. Then it is the temperature. It is 727 temperature. Okay, you have to remember it, 727 temperature. Then after it goes to here, it is 910 degree Celsius. Then it's here it is 1147 degree Celsius, and above it goes up to 1400 degree Celsius. Here I can tell you 1400 degree Celsius and 1400 degree Celsius, and it make a little bit change if 1492. Here it a little bit above is 1492, and more above is 1538. Is I am going to give it the highest, the peak. ओके हेयर। सो ऊपर से नीचे आते हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अबव टू हेयर। ओके, वी मेक अप चेंजेस अ लिटिल बिट here, they both meet. I'm going to explain it whole, but first make me the whole thing. It is a straight line parallel to the x-axis, and then what is going to be happen is about a percentage of 0.8% carbon. At 0.8% I am going to give 0.8%. At 0.8% carbon you are going to look something, and here you are also going to look something, because I marked the temperature already. And then you are going to also get something here also. To remember the diagram you have to practice it, because only practice make you more perfect, but I will try my best to make it more logical, so that you don't have to just become parrot for it. आप मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको रटना ना पड़े ज़्यादा. And this is the last line I am going to draw it. After that I am going to explain what is happening, the hell happening here. So आप मेरे साथ ही रहिएगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ा तेज चलने वाले हैं. सो मेरे दोस्तों, ये नीचे परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखा है. यहाँ पे जो परसेंटेज है कार्बन वो होता है 0.008%. यहाँ पे जो होता है वो 0.008% होता है. और ये अप टू हेयर यहाँ पे जो आता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. अप टू हेयर यहाँ पे जो आता है
ये 2% कार्बन होता है यहाँ पे, और ये 0.0082 ये 2% कार्बन, इट इज़ 2%, आई कैन से 2% कार्बन। यहाँ से ये पूरा इसमें ये स्टील होता है। तो व्हाट इज स्टील? स्टील के अंदर अगर आपको से पूछा जाए कार्बन परसेंटेज कितना होता है तो 0.008% टू 2% वेरी करता है स्टील में। और उसके बाद 0.2% से 6.67% जो वेट परसेंटेज होता है वो कास्ट आयरन का होता है, वो कास्ट आयरन का होता है। तो कास्ट आयरन के अंदर अगर आपसे कार्बन कंटेंट पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मोर देन 2% बट लेस देन 6.67%। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े मेरे दोस्तों। अब एक बात आपको पहले ही बताया गया है कि आपने शायद एक पिछली बार अगर आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की हो तो कोई बात नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टेम्परेचर और कोई भी टेम्परेचर एंड परसेंटेज किसी भी एलिमेंट के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है तो सबसे ऊपर वाली लाइन जो भी होती है वो लिक्विड की होती है, बीच में लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और लास्ट के अंदर लास्ट में सॉलिड होता है। तो जो लिक्विड का होता है उसे हम लिक्विडस कहते हैं, लिक्विडस, देन लिक्विड प्लस सॉलिड एंड सॉलिडस, कुछ ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो एक्स्ट्रा होगी वो होगी लिक्विडस की लाइन, क्योंकि सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसे बोलते हैं लिक्विडस, LIQUIDUS, लिक्विडस, और अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो L भी बोल सकता हूँ। तो ये L हो गया। अब एक बात और आपको याद रखने की बात है, क्या याद रखने की बात है कि लिक्विड, अब कुछ बातें जो है आपको याद होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए कि यहाँ पर इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसे बोलते हैं हम गामा, एंड इसे हम बोलते हैं डेल्टा। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, अल्फ़ा, गामा एंड डेल्टा। तो अब अल्फ़ा, गामा एंड डेल्टा, अब आपको ये याद रखना है कि स्टील के अंदर कितना परसेंटेज होता है, 0.0082%, कास्ट आयरन के में होता है 2 to 6.67%। अब दो बातें आपको याद रखनी है, वो क्या है, हाइपो मतलब आपने शायद बचपन में पढ़ा हो, लेस होता है, और हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। ये तो पता है ना, वो बड़ा हाइपर हो गया। तो हाइपर मतलब होता है लेस देन, और हाइपर मतलब होता है मोर देन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कूलिंग कर्व के अंदर आपने शायद पढ़ा हो कि जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको शायद मैंने बताया था कूलिंग कर्व के अंदर कि ये 1 2 3 4 लाइनें थी हॉरिजॉन्टल, तो 4 ट्रांसफॉर्मेशन थे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जितनी नंबर ऑफ लाइंस होगी उतने ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, उतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और 6.67 से अगर कोई बच्चे के दिमाग में ज़्यादा कार्बन कंटेंट हो जाए तो क्या होता है, फिर आयरन कार्बाइड Fe3C, आयरन कार्बाइड जिसे Fe3C भी बोलते हैं, Fe3C, या फिर सीमेंटाइट भी बोला जाता है इसका दूसरा नाम, वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूटेक्टोइड रीजन, यूटेक्टिक स्टील, because it is in the form of steel. This is liquidus and this is eutectic steel, and this is eutectic cast iron, okay, it exists now I am going to nomenclature। ध्यान से देखिएगा कि ये किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये इस रीजन के बारे में बात करें तो ये लिक्विड और ये लिक्विड और आयरन कार्बाइड के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों के सॉल्यूशन होगा, तो इसमें इसे Fe3C। अब इसके बारे में बात करें तो ये यूटेक्टिक स्टील, ये रहा यूटेक्टिक स्टील, मैंने गलती से उसे बोल दिया, ये ऑस्टेनाइट और लिक्विड दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर उन दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके अंदर बात करें तो ये एक मैं लाइन बताना भूल गया, ये रहा ये लाइन, ये लिक्विड और डेल्टा दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसे
डेल्टा प्लस लिक्विड करेंगे। ये लिक्विड और डेल्टा दोनों के ये ऑस्टेनाइट और डेल्टा दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसे डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट लिखेंगे। तो ये कुछ हमने कंप्लीट किया। तो आपको पता है इस डायग्राम का कुछ और भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम? इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कुछ है सब इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इसको फेज डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर फेज चेंज होता है। तो दो नाम इस डायग्राम को और दिए गए हैं, इक्विलिब्रियम डायग्राम और फेज डायग्राम। मैं थोड़ा पेन चेंज कर रहा हूँ और कुछ गलतियाँ जो मैंने की है मैं उसे सही कर दूँ। इसके अंदर मार्टेनसाइट को शो नहीं करते। आपको शायद याद हो किसी को कि मार्टेनसाइट भी एक फॉर्म होता है, उसे हम शो नहीं करते। मार्टेनसाइट को इसलिए शो नहीं करते क्योंकि वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं फॉर्म होता, क्योंकि मार्टेनसाइट को जब फॉर्म करना होता है तो हम फास्ट कूलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी फॉर्म हो रहा है यूटेक्टिक यूटेक्टोइड जो कुछ भी होने वाला है वो सब स्लो कूलिंग के अंदर होता है। तो यहाँ के स्लो कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, इसलिए इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम बोला जाता है। और इसी कारण हम इसके अंदर मार्टेनसाइट को शो नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब इसे पार्शियल फेज डायग्राम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पार्शियल फेज डायग्राम? क्योंकि कार्बन इसके अंदर हम एलोइंग एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। और कार्बन की क्या है, सब्लिमेशन टेंडेंसी है कि अगर आप 10% कार्बन डालेंगे तो आपको 10% कार्बन आयरन के अंदर नहीं मिलेगा, कुछ एवोपरेट हो जाएगा। और एवोपरेशन काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एवोपरेशन होता है। आपको क्या पता 1 या 2% मिले। तो कभी कभार क्या होता है आपको 6.67% कार्बन के लिए भी कभी कभार 10 to 20 टाइम्स मोर कार्बन ऐड करना पड़ता है। अब आयरन कार्बन एलॉय के बारे में बात करते हैं। तो जो ये डेल्टा डेल्टा में जब चिल्ला रहा था, ये फेराइट फॉर्म होता है, FeRrIT फेराइट फॉर्म होता है। और ये जो गामा, जो शुरू में मैंने यूटेक्टोइड स्टील बोल दिया था गलती से, ये ऑस्टेनाइट इसे बोलते हैं, ऑस्टेनाइट बोलते हैं। और ये जो अल्फ़ा जो अभी हम नीचे देने वाले हैं, ये जो अल्फ़ा नीचे हम देने वाले हैं यहाँ पे, उसे हम फेराइट बोलते हैं, RRIT फेराइट बोलते हैं। तो ये जो, और कार्बन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है 6.67 या उससे ऊपर कार्बन आयरन कार्बाइड का फॉर्म कर लेता है, या फिर सीमेंटाइट का फॉर्म जिसे दूसरा नाम सीमेंटाइट बोलते हैं। अब फेज डायग्राम पे आते हैं। तो देखिए कोई भी जो लिक्विड का कोई भी अपर मोस्ट पोर्शन जो भी होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लिक्विडस बोल देते हैं। अब उसके बाद दो ही पोर्शन बचते हैं। क्या बचते हैं, या तो डुअल बचता है या तो सॉलिड बचता है। तो डुअल बीच वाला हो जाता है और सॉलिड सबसे नीचे वाला हो जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लिक्विडस हो जाएगा, लिक्विडस हो गया। तो लिक्विडस, उसके बाद डुअल, और उसके बाद सॉलिड सबसे नीचे वाला। तो ये सॉलिड, और याद रखिएगा जब भी हम नेमिंग देते हैं तो लेफ्ट साइड ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कोई और स्टेट है या नहीं है। मतलब सिंगल फेज में अगर एलॉय फॉर्म्ड होता है तो वो होता है मेजर एलिमेंट के बेसिस के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। और फेज की नेमिंग हम राइट टू लेफ्ट देख के करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो ये यहाँ पे क्या है, गामा, और यहाँ पे क्या है Fe3C। अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो यहाँ पे क्या है, फेराइट, और यहाँ पे क्या है, ऑस्टेनाइट। अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो यहाँ पे क्या है, फेराइट, और यहाँ पे क्या है, ऑस्टेनाइट। तो हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं और उसकी नेमिंग कर देते हैं। तो यही हमारा हुआ। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अल्फ़ा प्लस Fe3C में कि इसके अंदर हाइपो, जो नीचे वाला रीजन है उसके अंदर हाइपो यूटेक्टोइड और हाइपर यूटेक्टोइड रीजन होता है। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील भी होता है। तो यूटेक्टिक स्टील और हाइपो यूटेक्टोइड कास्ट आयरन और हाइपर यूटेक्टोइड कास्ट आयरन होता है या नहीं होता, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा कूलिंग बिहेवियर से हमें पता चला था कि ये जो हमने
ये अल्फ़ा और ये गामा और ये डेल्टा पढ़ा है, ये कौन सा वाला कार्बन है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हमने कूलिंग बिहेवियर पढ़ा तो हमने 3 तरह के कार्बन देख लिए थे जो BCC, FCC और अलग अलग में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो आयरन एग्जिस्ट कर रहा है, ये कौन सा आयरन, किस फॉर्म, कौन सा आयरन वाला, BCC वाला है, FCC वाला है, कौन सा वाला है? तो ये हमने सेम रखने के लिए जो यहाँ पे जो हमने ग्रीक लेटर यूज़ करा था वही ग्रीक लेटर हमने यहाँ पे भी यूज़ करा है। तो यूटेक्टोइड कहने का मतलब है जो आयरन यहाँ पे होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा, FCC होगा और एवरेज नंबर 4 होगा। तो यानी ग्रीक लेटर्स दोनों के हमने क्या रखे हैं, सेम ही रखे हैं। आगे चलते हैं। और इसके अंदर आपने शायद बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रखा होगा, इसके अंदर माइनर और मेजर एलिमेंट दोनों होते हैं। और अगर आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसके अंदर 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड और एक और सब्स्टिट्यूशनल। उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में जो स्ट्रेंथनिंग का रीज़न होता है वो मेन रीज़न होता है इम्प्यूरिटीज़। और जो इम्प्यूरिटीज़ होता है वो सॉल्यूट के फॉर्म में डालते हैं और जो सॉल्वेंट होता है वो मेजर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कार्बन यहाँ पे एज ए इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में आ रहा है, नॉट एज सब्स्टिट्यूशनल के फॉर्म में नहीं आ रहा। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि क्या कार्बन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड है? नहीं, इट इज़ कम एज अ इम्प्यूरिटीज़, इंटरस्टिशियल सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 4 चीज़ें मिल रही है। क्या क्या मिल रही है हमें? यहाँ पे डेल्टा फेराइट मिल रहा है, गामा जिसे ऑस्टेनाइट कह रहे हैं, अल्फा जिस फेराइट, और एक Fe3C मिल रहा है। Fe3C में बात करें तो Fe जो है वो मेजर है और C क्या है, माइनर है। तो ये कंपाउंड इंटरस्टिशियल बना रहा है और कंपाउंड इंटरस्टिशियल बना रहा है। बाकी जो है वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं कार्बन का इन आयरन। बाकी जो है ये कौन, तीनों अल्फा, डेल्टा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट एंड अल्फा फेराइट can be said that they formed interstitial solid solution of carbon in iron। आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा आयरन कैसा है, ये कैसे हमें पता चलेगा उनके ग्रीक लेटर से। क्योंकि अल्फा फेराइट के बात करें तो अल्फा फेराइट के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा लिखना चाहें या थोड़ा थोड़ा जानना चाहें तो हम बोल सकते हैं अल्फा फेराइट दिस इज अल्फा फेराइट, दिस इज डेल्टा, ऐसे इज डेल्टा फेराइट। तो डेल्टा फेराइट इज द इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, वो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा iron, which is pure form of iron, because in cooling behavior of pure iron I say delta iron should be in pure form. And here delta ferrite what it is interstitial solution. It contain, if I say delta ferrite, I am going to add another say. If I say delta ferrite, what it means carbon, it means carbon plus delta iron. Delta iron is pure form, you know, it is pure form, and it is pure form, and you also know it got BCC structure from the previous lecture. BCC structure, it got 2 average atom, and it is non-magnetic in character, it is non-magnetic in shape, and you also know melting point is above 1400 degrees Celsius. These things, the melting point, I'm sorry for using word melting point, alpha ferrite is formed, alpha iron is delta iron is formed above 14 degrees Celsius. These things you know from the cooling curve, cooling behavior of pure iron. Now I am adding carbon. Here carbon is forming substitutional solution. Okay, substitutional solution, it means it is acting as impurities, and it is acting as impurities, so it is forming substitutional solution. So I can say it's delta ferrite can be said that क्या कहा जा सकता है कि ये सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है कार्बन का, किसके अंदर, अल्फा आयरन के अंदर, जो कि प्योर फॉर्म है किसका, कार्बन का, जो कि BCC फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एवरेज नंबर ऑफ एटम किसका है, 2 है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसका। वैसे ही हम बात करें गामा ऑस्टेनाइट, वैसे ही हम गामा ऑस्टेनाइट को भी डिफाइन कर सकते हैं। गामा ऑस्टेनाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसके अंदर क्या होता है, गामा ऑस्टेनाइट के अंदर, उसके अंदर भी कार्बन का कुछ परसेंटेज यूज करते हैं, कार्बन प्लस
इसके अंदर गामा एफ ई यूज़ करते हैं। गामा एफ ई के बारे में अगर हम कूलिंग बिहेवियर से जानना चाहें तो क्या, दीज आर एफ सी सी, नॉन मैग्नेटिक एंड एग्जिस्ट अबव 910। तो यू कैन आल्सो हेयर look at gamma is existing above 910. Here you can say that it is existing below 910. I am going to tell you the reason why it is existing below 910 after ending the session, but from cooling behavior of pure iron you can tell a lot about austenite. So some percentage of carbon, or say interstitial solution of carbon in alpha iron, which is pure form of iron, which have got FCC crystal structure, average number is 4 and non-magnetic in character. Similarly, I can define alpha ferrite also. If I have to define alpha ferrite also, I am going to tell them. I am going to tell them it is interstitial solution of carbon in alpha iron, which is pure form of iron, whose crystal structure is VCC. Average number is 4. Magnetic in character, or non-magnetic in character. Magnetic in character up to 768 degrees Celsius. Above 768 degrees Celsius, it is going to be non-magnetic in character. And there is last one which I am going to define, Fe3C, which is also known as cementite, is interstitial compound. It is not solution, it is interstitial compound of iron and carbon, which have 6.67% of carbon composition, 6.67% of weight composition of carbon, So you heard a lot about iron carbon diagram, and I am going to going to stop here, and in the next lecture we are going to study a little bit more about it. What are the invariant reactions involved in iron carbon diagram? We are going to deal with it. Thank you.